अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पंजाब को गवादर से जोड़ने के लिए एक आम और शॉर्टेस्ट हाईवे मुकम्मल हुई है, जिसके जरिए एक 100 किलोमीटर का फासला कम हो गया है। इस आम हाईवे को डिस्कस करेंगे और इसकी मजीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, 1947 में पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों ने जो हिजरत की और जो जायदादें पाकिस्तान में छोड़ गए, उन पर कब्जे हो रहे थे और उन कब्जों को रोकने के लिए मुतलका इदारे के पास डाटा ही नहीं था। तो अब खबर ये आई है कि मुतलका इदारा, जिसे मतरूका वक्फ इमलाक या हिंदू औकाफ भी कहते हैं, उसने अपने अंडर मौजूद तमाम प्रॉपर्टीज़ में से 95% प्रॉपर्टीज़ को सैटेलाइट के जरिए जियो टैग कर लिया है, लोकेट कर लिया है। सिर्फ 5% प्रॉपर्टीज़ ऐसी रह गई हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, वो भी इसी साल के आखिर तक इनकी रिडार के ऊपर आएंगी और इनके रेवेन्यू में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस आम खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं बलूचिस्तान, जहां पर एक आम हाईवे सीपैक के तहत मुकम्मल हुई है। हाईवे का नाम है बसीमा खुजदार हाईवे। ये 106 किलोमीटर की हाईवे है जो बलूचिस्तान के एक शहर बसीमा से लेकर खुजदार जैसे शहर तक जा रही है। इसके ऊपर तकरीबन 16 अरब रुपए लागत आई है। और इससे हुआ क्या है, पंजाब से जो ट्रैफिक ग्वादर जाती है उसको 100 किलोमीटर का फासला कम तय करना पड़ेगा। पहले ये होता था कि जो ग्वादर को जोड़ने के लिए सिंध से एक मोटरवे बन रही थी, M8 मोटरवे, जिस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर उसका थंबनेल ले सकते हैं। उस मोटरवे का एक अहम हिस्सा कुछ 450 किलोमीटर का होशाब से खुजदार तक जेर तामीर था। तो उस हिस्से की कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रैफिक को 240 किलोमीटर का एक लंबा रूट लेना पड़ता था। यहां से जाकर रत्तो डेरो से बसीमा और N85 के जरिए वो आगे जाते थे होशाब, और फिर N25 के जरिए दोबारा खुजदार आते थे। अब एक उल्टा वी देख रहे होंगे कि जो ट्रैवल उनको करना पड़ता था, लेकिन अब ये रोड सीधी बन चुकी है। खुजदार और बसीमा को डायरेक्टली 106 किलोमीटर की हाईवे के जरिए जोड़ दिया गया है, जिसके सबब 100 किलोमीटर का फासला कम हुआ है। और 100 किलोमीटर का मतलब है हैवी ट्रैफिक के लिए कुछ 1.5 घंटे की बचत, और जो आम ट्रैफिक है उसके लिए भी कोई 1.25 घंटे का ट्रैवल टाइम बचेगा। तो सीपैक के जिन मंसूबों के अंदर हमारी हुकूमतों ने सबसे ज्यादा कमजोरी दिखाई, वो थे सीपैक के वो लैंड रूट्स जो बलूचिस्तान से गुजरते हैं। सिंध वालों ने अपने यहाँ धड़ाधड़ मोटरवेज हाईवेज बना ली। पंजाब में क्योंकि शरीफ थे तो शरीफों ने धड़ाधड़ मोटरवेज हाईवेज बना ली। रह कौन गया? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान को खास वाली वारस कोई पार्टी है नहीं। कहीं से इशारा आता है तो बाप पार्टी बन जाती है। कभी नून लीग के लोग तगड़े होते हैं, कभी पीपल्स पार्टी तगड़ी होती है। तो ऐसा सच बदकिस्मती से बलोच अवाम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बलोच सियासतदानों की अक्सरियत कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो उस वजह से बलूचिस्तान के अंदर जो नेटवर्क बनना था हाईवेज का और मोटरवेज का, जिसके जरिए गवादर को जोड़ा जाना था पूरे पाकिस्तान के साथ, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो सका। और यही वजह है कि ग्वादर के ऊपर हमारी तमाम अनलोडिंग और लोडिंग उस पोटेंशियल तक नहीं जा सकी। वो मिलियंस ऑफ टन सामान हम ग्वादर की पोर्ट पर लाने में कामयाब नहीं हो सके। क्यों? कि इसका बाकी मुल्क के साथ शॉर्टेस्ट राब्ता नहीं है। अगर हम कोई सामान ग्वादर की पोर्ट पर मंगवा भी लेते हैं तो पोर्ट तो फाल है, लेकिन उस पोर्ट से बाकी ऊपर मुल्क तक सामान लाने की जो लागत है बहुत ज्यादा है। सामान को पहले वहां से कराची ले जाना पड़ता है और फिर ऊपर लाना पड़ता है। तो कोई 1000 किलोमीटर का बिला वजह का एक सफर एक्स्ट्रा पड़ता है। और आजकल जितनी महंगाई है, महंगा पेट्रोल है, उस हिसाब से तो आप जान सकते हैं कि 1000 किलोमीटर कितना लंबा सफर है। अगर हम दूसरा रूट ले लें जो बलूचिस्तान के अंदर है, वेस्टर्न रूट, वो भी इतना सिक्योर नहीं है, बहुत जगह पर बन रहा है। तो मैं समझता हूं वक्त आ गया है कि हम लोग सीपैक के तहत ये जो बलूचिस्तान के रूट्स हैं उनको कंप्लीट करें, तेजी से करें, तभी जाकर ग्वादर से हम असल फायदा ले सकते हैं। और चाइना भी अगर हमारे ग्वादर पे आएगा तो पहले हमारे लैंड रूट्स की कनेक्टिविटी देखेगा, किस कदर बेहतर बने हुए हैं, किस कदर सिक्योर है, तभी जाकर हमें ग्वादर से कुछ फायदा नजर आएगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर। 1947 में जहां मुसलमान बहुत सारी जमीनें इंडिया छोड़ आए, वहीं बहुत बड़ी तादाद में जो यहां पर हिंदू और सिख आबाद थे, वो जाते हुए अपनी जमीनें, अपने प्लाजे या अपने घर, अपने जराई जमीनें छोड़ गए। तो हुआ क्या
यहां पर जो इदारा इन तमाम जमीनों को देखभाल के लिए बनाया गया वो था मतरूका वक्फ इमलाक, इवैक्यूई ट्रस्ट बोर्ड, जिसे आम जुबान में हिंदू औकाफ कहते हैं। तो उस इदारे के अंदर करप्शन बहुत थी, नाहली बहुत थी, और बहुत सारी जमीनें ऐसी थी इनको पता ही नहीं था कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, लोगों ने कब्जा कर लिया, या अगर अंदर बैठे हैं तो किराया देना बंद कर दिया, लीज देनी बंद कर दी। बिलाखिर 2016-17 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया, एक वन मैन कमीशन बनाया शुएब सडल के जेर निगरानी। तो उसके तहत अब जाकर मतरूका वक्फ इमलाक की पूरे पाकिस्तान में जितनी ज़राई जमीन है उसमें से 92% जमीन को सैटेलाइट के जरिए लोकेट करके जियो टैग करके लॉक कर दिया गया है। यानी कि अब उसका डाटा सिर्फ कागज पर नहीं कि कोई पटवारी उसको फेंक देगा, घुमा देगा, जला देगा, अब वो सैटेलाइट के जरिए हमारे पास मुख्तलिफ जगह पर महफूज हो गया। फिर 99% ऐसी जमीन जो घर थे, जो दुकानें थी, कमर्शियल एरियाज थे, वो भी जियो टैग कर लिए गए हैं। दोनों को मिलाएं तो 95% रकबा प्रॉपर्टीज जियो टैग हो चुकी हैं। सिर्फ 5% ऐसी हैं जो कि भी जियो टैग होना बाकी, और उम्मीद है इसी साल के एंड तक वो 5% प्रॉपर्टीज भी जियो टैग हो जाएंगी। अगर बात करें इस इदारे की प्रॉपर्टीज की तो उसकी मालियत 100 अरब रुपए से जायद की है। 1,09,000 एकड़ तो ज़राई रकबा है इस इदारे के पास, जो हिंदू और सिख जाते हुए यहां पर छोड़ गए। उसके अलावा 11,495 रिहायशी मकानात हैं, दुकानें हैं, 2 मंजिला भी हैं, 1 मंजिला भी है। तो ये तमाम प्रॉपर्टी। इसके अलावा इस इदारे ने वक्त के साथ साथ कोई 19 प्लाजे भी बनाए ऐसी कीमती जगहों के ऊपर। तो वो तमाम के तमाम भी अब रिकॉर्ड के ऊपर आए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे इदारे सुस्त रवि के साथ सही कुछ ना कुछ कर जरूर रहे हैं, तभी ये मुल्क चल रहा है, वरना अब तक खुदा न खास्ता इस मुल्क में खूनी एक बगावत हो चुकी होती। हाँ, इस सुस्त रवि को तेज करने की जरूरत है, और हमारे हुकाम को ऐसी स्पेशल कोर्ट्स बनाने की जरूरत है जो सिर्फ सरकारी इदारों की जमीनों से मुतालिक केस सुने। जैसे रेलवे की 1,68,000 एकड़ जमीन है, बहुत सारी पर हजारों एकड़ पर कब्जा है, मतरूका वक्फ इमलाक की जमीन पर कब्जा है, महकमा औकाफ की जमीन पर कब्जा है। तो इस तरह की जो महकमों की जमीनें हैं उनके केसेस बजाय सिविल कोर्ट्स में चले और 25-25 साल केस चलते रहे, हम एक एक डिवीजन में एक एक जज साहब को भी मुख्तस कर दें इस काम के लिए। जैसे इमरान खान के खिलाफ साइबर केस में एक जज मुख्तस किया गया है, वो अलग बात है, वो आते नहीं, छुट्टी कर जाते हैं हर तारीख पे। कैसा बात है कि मुल्जम हमेशा छुट्टी किया करता था, अब जज छुट्टी करना शुरू हुए। इससे पहले जो हुमायूं दिलावर साहब थे वो भी खास जज इसी काम के लिए डिप्यूट किए गए थे। तो इस तरह अगर हम एक जज इस नेक नियति साथ डिप्यूट कर दें कि सरकारी जमीनों पर ये कब्जे रोकेंगे, सिर्फ उसके केसेस सुनेंगे, गिनती के चंद केसेस होंगे, फौरी फैसला करेंगे, और फिर आगे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी एक एक बेंच सरकारी इदारों की जमीनों के लिए मुख्तस किया जाए, तो यकीन कीजिए इस मुल्क के अंदर सरकारी जमीनों का पोटेंशियल 5,500 अरब रुपए से जायद का है। इतनी मालियत की सरकारी जमीनें हुकूमत के पास है। अब देखना यह है कि हमारी कौन सी हुकूमत को अल्लाह ताला हिदायत देता है कि वो इस अहम काम पर फोकस करे ताकि सरकारी जमीनों पर कब्जे रोके जा सके, उनको प्रॉपरली ओपन ऑक्शन के जरिए लीज किया जा सके और मुल्क की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सके। तो नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।